होती है, डेंसिटी क्या होती है, फिर इसके बाद हम वेव फंक्शन पढ़ेंगे कि वेव फंक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो वेव फंक्शन हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना 3D श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। हम यहाँ पे मानते हैं सपोज force F is working on any particle such that define the potential energy such that define the पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमें सबसे पहले हमें जो ठीक है, सपोज दैट कोई फोर्स है वो अपना किसी पार्टिकल पर वर्क कर रहा है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे लिखी जाएगी, कैसे लिखते हैं, उसकी एनर्जी हम ऐसे लिखते हैं F इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ B। यहाँ पे B क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, B क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये हमने कहाँ पे सीखा था, ये हमने सीखा था कहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक रिलेशन आता है। ठीक है, ये हमने सीखा था कहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स में, F इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट B। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में सीखा था। यहाँ पे हम मानते हैं कोई भी एक पार्टिकल है जो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, जो इसको इस इक्वेशन को डिफाइन करता हो। ठीक है, अब ये हमारे टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, जो भी है, अब इसको अपन लेते हैं, टोटल एनर्जी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए बताया था। ठीक है, टोटल एनर्जी के लिए जो मैंने आपको बताया था वो ऑपरेटर, वो था अपना क्या, टोटल एनर्जी के लिए मैंने बताया था आपको ऑपरेटर E इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल वाई डेल टी। ठीक है, लेकिन हमारा P क्या होता है, P इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट इंटू डेल्टा। ठीक है, लेकिन हमारी काइनेटिक P स्क्वायर ओवर 2m होती है, तो इसको यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, एच कट स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, इंटू ग्रेडियंट स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी B होती है और टोटल एनर्जी E होती है, दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जाई है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, जाई किसका फंक्शन है, हमारा R और T है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, तो इसको हम लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू ग्रेडियंट स्क्वायर साई R ऑफ T प्लस 3D है, 3D में अपना R T, R में एक्स वाई जेड तीनों आएंगे। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, BP इंटू ये किसका फंक्शन हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी, ये भी पोजीशन का फंक्शन हो जाएगा, जाइए वो R इंटू टी हो जाएगा, और E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी और जाई इंटू R इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम एक साथ लेके, यहाँ पे E की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि E की वैल्यू हमारे पास ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो अब इसको अपन रीअरेंज फॉर्म में लिख दें तो ये कुछ यहाँ से ऐसे लिखी जाएगी, देखो अब इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे तो ये बार हमारे पास हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m ग्रेडियंट स्क्वायर, इसको अपन ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है,
जाई आर इंटू टी, ठीक है, क्योंकि अपने 3D में लिया है फंक्शन, जाई आर इंटू टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपना पोजीशन का फंक्शन होती है इंटू जाई आर टी इक्वल्स टू, अब मैंने बताया तो आपको एनर्जी, इसका ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आयोटा एच कट डेल वाई डेल टी इंटू जाई ऑफ आर इंटू टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपका एनर्जी है, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, अगर हमारा एनर्जी कोई ऑपरेटर इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट डेल वाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, ये अपनी श्रोडिंगर, ये अपनी आ गई श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो ये कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन, ये अपनी है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। दिस वन इज आवर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये अपनी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, ओके, ये आप कर लेना। अब देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट कैसे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपनी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाना, आपको सारा कुछ आ जाएगा, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने जाई माना था, जाई अपने पास था, जाई अपने पास था कोई 3D वेव फंक्शन था जिसे अपन जाई ऑफ आर इंटू टी, ठीक है, ये माना था। तो इसको अपन ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जाई आर टी को अपन लिख सकते हैं, ये किसके सब फंक्शन है, पोजीशन का भी फंक्शन है और ये टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इस इक्वेशन 1 में रखने पर हमें क्या मिलता है। मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ एक बार। इसको इक्वेशन अगर 1 में रखते हैं तो हमें लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m ग्रेडियंट स्क्वायर जाई आर टी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, जाई ऑफ आर इंटू जाई ऑफ टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन है जाई ऑफ आर जाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल्टा टी इंटू जाई ऑफ आर इंटू जाई ऑफ टी, ठीक है। अब अपन ऐसे करते हैं, इस पूरे वेव फंक्शन को, इस इक्वेशन को अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई जाई आर इंटू जाई टी, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये हमारा पोजीशन का फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, पोजीशन का फंक्शन है, तो ये सिर्फ आर को ही डिफ्रेंशिएट करेगा, इस टी को बाहर कर देगा। ये पोजीशन का फंक्शन है, ये हमारे टी यहाँ पे आर इसके लिए कांस्टेंट है, ये सिर्फ जाई ऑफ टी को ही क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू जाई ऑफ टी ग्रेडियंट स्क्वायर ग्रेडियंट स्क्वायर जाई ऑफ आर प्लस बी ऑफ आर इंटू ये हो जाएगा आर और जाई ऑफ टी इक्वल्स टू आयोटा एच कट। यहाँ से ये साई आर है, ये अपना बाहर आ जाएगा क्योंकि पोजीशन का फंक्शन है और ये टाइम के करस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये इस जाई ऑफ टी को ही डिफरेंशिएट करेगा। तो जाई ऑफ आर आयोटा एच कट सॉरी डेल बाई डेल्टा टी इंटू जाई ऑफ टी, ठीक है। अब अपन इस इक्वेशन को 3 नंबर दे देते हैं और 3 नंबर को इक्वेशन 3 डिवाइड बाई जाई ऑफ आर इंटू जाई ऑफ टी, ठीक है। अब इसको इसमें से करेंगे डिफरेंशिएट तो इससे क्या कट जाएगा,
टी वाला टर्म कांस्टेंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा नीचे 1/t, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है, इंटू 1/जाई ऑफ r प्लस ग्रेडियंट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा जाई ऑफ r प्लस इसमें अपने यहाँ पे दोनों टर्म कर देंगे, तो यहाँ पे v ऑफ r बचेगा इक्वल्स टू इसमें आयोटा एच कट, इसको इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा ऊपर बचेगा आयोटा एच कट ओवर जाई ऑफ टी इंटू डेल बाई डेल्टा टी, और इसमें क्या बचेगा जाई ऑफ टी, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टर्म है, आप इसको थोड़ा ठीक है, इस टर्म में हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, दिस इज द टर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज द टर्म ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास किसकी टर्म है, एनर्जी की टर्म, ठीक है, ये हमारे पास है ही है, क्योंकि ये भी इधर भी टोटल भी एनर्जी की टर्म है, इधर भी एनर्जी की टर्म है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ही होगी, ठीक है, दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होगी तभी कोई इक्वेशन वैलिड मानी जाएगी। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, अब आप यहाँ इस वाले टर्म को जाई ऑफ टी को आप फाई ऑफ टी से रिप्लेस कर देना, ठीक है, लेट, ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म है, ये आयोटा एच कट अपॉन जाई ऑफ टी, इसको अपन क्या बोलते हैं फाई ऑफ टी बोल दिया है, ठीक है, इंटू डेल वाई डेल्टा टी इंटू फाई ऑफ टी, तो ये हमें किसकी एनर्जी वो दे रही है डायमेंशन, ये हमें एनर्जी की डायमेंशन दे रही है, ठीक है, तो अपन को यहाँ पे ई लिख देंगे। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको ई लिख देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m ग्रेडियंट स्क्वायर जाई, और यहाँ पे 1/जाई भी लिख लेना, 1/जाई ऑफ r, ठीक है, प्लस b ऑफ r इक्वल्स टू e, इसको इधर मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड, तो इससे साई ऑफ r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर बच जाएगा हमारा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m ग्रेडियंट स्क्वायर साई ऑफ r प्लस यहाँ पे b ऑफ r इंटू जाई ऑफ r इक्वल्स टू e इंटू जाई ऑफ r, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को अपन बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, मैं आपको लिख के बता दूँ, क्योंकि इसमें टाइम की कोई टर्म नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट पहले वाली थी अपनी टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम का टर्म आ रहा था। इस इक्वेशन में देखते तो हमारे पास टाइम का टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कि हमने एक टर्म माना था, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा है कि हर्मिशियन ऑपरेटर है, एच साई इक्वल्स टू ई साई, ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, ऐसे लिख लेना, इस रिलेशन में जो हमारे पास एच होता है, एच को अपन बोलते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन, ठीक है, जाई हमारा क्या है, ये हमारा कोई वेव फंक्शन है, ठीक है, लेकिन कोई भी वेव फंक्शन है तो क्वांटम मैकेनिक्स में वैलिड होना चाहिए,
ई इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। पर हमने एक इक्वेशन मानी, देखो हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं इसको, आप इसी फ्लो में करते जाना, ठीक है। हमने माना था आयोटा एच कट ओवर फाई ऑफ टी, क्योंकि मैंने फाई ऑफ टी को वहाँ से किसके रिप्लेस किया था, फाई ऑफ टी को मैंने लिखा था जाई ऑफ टी की जगह, ठीक है, इनटू डेल वाई डेल्टा टी, और यहाँ पे फाई ऑफ टी था और इसको मैंने ई के बराबर रखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा एच कट डेल वाई डेल्टा टी इंटू फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई इंटू फाई ऑफ टी, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, डेल वाई फाई ऑफ टी, इसको अपन नीचे ले आते हैं, ये अपना हो जाएगा फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, इसको इसे इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ई डेल्टा टी ओवर आयोटा एच कट, ठीक है। इसको ओवर आयोटा एच कट कर देंगे तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसका अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा, डेल फाई ऑफ टी ओवर फाई ऑफ टी इक्वल्स टू ई डेल डी ई डी टी अपन आयोटा एच का, ठीक है। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, तो यहाँ पर हो जाएगा ln फाई ऑफ टी इक्वल्स टू ई अपॉन आयोटा एच कट इंटू टी प्लस ln r, कोई भी अपना कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ln a मान लेते हैं अपन, ये अपना कोई कांस्टेंट है, ओके। अब यहाँ से आगे अपन देखते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं, तो ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये अपनी हो गई। अब यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हो गया ln फाई ऑफ टी माइनस ln a इज इक्वल्स टू ई अपॉन आयोटा एच कट इंटू टी। यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln फाई ऑफ टी ओवर a इज इक्वल्स टू, इसको देखते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा ई टी ओवर आयोटा एच कट, ठीक है। अगर दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेते हैं, अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, अपन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर आयोटा से और नीचे आयोटा से, तो ये हो जाएगा ई टी माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, यहाँ अपना ये हो जाएगा ln फाई ऑफ टी ओवर a, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ln की वैल्यू आएगी, ln फाई ऑफ टी ओवर a इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, ठीक है। यहाँ तक लिख लेते हैं, इसके बाद मैं इधर को रफ कर देता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना फिर फ्लो किधर से किधर करना है, उल्टा सीधा मत कर देना कहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अपन ले लेते हैं एंटी लॉग, ऑन टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे यही हो जाता है फाई ऑफ टी
ओवर ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाता है ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। तो यहाँ पे फाइव ऑफ टी हमारा निकल के आ जाता है ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए बराबर अपन 1 रख दें, ठीक है, ए बराबर 1 रख देते हैं, यहाँ पे अपन कोई भी कांस्टेंट मान लिया, तो फाइव ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके, इसको आप ध्यान रखना, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लेना, जैसे भी आप अपने शब्दों में करना चाहो। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। तो हमने माना था एच जाई इक्वल्स टू ई जाई। ओके, तो हमारे पास फाइव ऑफ टी क्या आया था, फाइव ऑफ टी हमारे पास आया था ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। टी टाइम है, ई एनर्जी है, एच कट आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से चूँकि हमारे पास क्या था, हमारे पास था जाई ऑफ आर इंटू टी इक्वल्स टू जाई ऑफ आर इंटू जाई ऑफ टी। हमने जाई ऑफ टी को किसकी जगह रिप्लेस किया था, फाइव ऑफ टी की जगह, तो ये अपना पास हो गया जाई ऑफ आर इंटू फाइव ऑफ टी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाई ऑफ आर तो वैसे की वैसे ही रहेगा, और फाइव ऑफ टी इसकी वैल्यू मैंने कितनी रख दी, ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है, वो पोजीशन के टर्म में दिया हो और हमें टाइम के टर्म में चाहिए, तो हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस टर्म से आज लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसको लिख देंगे जाई ऑफ आर इंटू टी। अगर हमें टाइम के टर्म में चाहिए होता है कोई वेव फंक्शन जो हमें पोजीशन के टर्म में दिया हो, तो जाई ऑफ आर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट से। ठीक है, तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, ये आप नोट करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया था। अब यहाँ पे जो टर्म यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन बता दिया है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो ई ऑपरेटर होता है उसको एनर्जी ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी। इसके बाद पी अपना होता है मोमेंटम लीनियर, जिसकी होती है आयोटा एच कट तो माइनस आयोटा एच कट ओवर ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद हमने माना था कि एच बराबर हमने क्या रखा था, ई। जाई ऑफ आर टी को और कैसे लिख सकते हैं, सिंस ये हमारा ऐसे था, तो दिस कैन बी रिटन एज जाई ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू जाई ऑफ आर इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा एच टी ओवर एच का टी। एच अपना यहाँ पे क्या है, एच हमारा यहाँ पे है हैमिल्टोनियन, एच हमारा यहाँ पे है हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो हमने ये माना था इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब हमारा हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है, हैमिल्टोनियन हमारा होता है टोटल एनर्जी वाला टर्म ही होता है। ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है एच स्क्वायर माइनस 2m इंटू ग्रेडियंट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा होता है हैमिल्टोनियन, ये हमारा हैमिल्टोनियन की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि जो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
ठीक है। यहाँ पे कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। से काम किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, SCH श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या थी? ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी ये थी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टाइम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टाइम। अगर टाइम के टर्म में देखा तो कैसी थी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, इन टर्म्स इक्वेशन इन पोजीशन। ठीक है, तो टाइम के टर्म में कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर है। पोजीशन के लिए देखे तो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन जाई। ठीक है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जाई also the solution of श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, कैसे? जैसे इसको जाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू जाई वन प्लस कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशन उनको इनके कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपना A1 और A2 कर लो, ये A1 कर लो। यहाँ पे A1 और A2 क्या है? कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये अपनी किसकी है? श्रोडिंगर इक्वेशन की प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये अपनी क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन ऑल, ये मैं आपको यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑल स्पेस जाई स्क्वायर आर टी इंटू जाई ऑफ आर टी इंटू डी टाउ इक्वल्स टू 1। ये क्या होता है? ये अपना वॉल्यूम एलिमेंट होगा। ठीक है, ये अपना वेव फंक्शन होगा, ये 1 होगा। इसे अपन क्या नाम देते हैं? इसे अपन नॉर्मलाइजेशन का भी नाम देते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मलाइजेशन करना बाद में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपनी इसकी क्या प्रॉपर्टी होगा? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? टाइम के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए? पोजीशन के टर्म में। ठीक है, इसके बाद ये दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको कॉम्बिनेशन के रूप में इसमें बेस में आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, और ये अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसका वैल्यू कुछ ऐसे लिखी जाएगी जो ऑल स्पेस होती है, अपन को नॉर्मलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक नोट रख लेना, जाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स टर्म में होता है, इसलिए इसका कोई क्या होता है, रियल प्लेन में नहीं होता है, इसलिए इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टर्म हो रहा है प्रोबेबिलिटी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आप नोट कर लेना अच्छे से। अगर हमें आपको प्रोबेबिलिटी देनी हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे देते हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एनी पार्टिकल, फाइंडिंग एनी पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल मतलब किसी रीजन में पाया जा रहा है, जैसे इस रीजन में पाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई पार्टिकल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन देंगे जाई स्क्वायर आर टी साई ऑफ आर इंटू टी। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन के लिए जाता है, जैसे हमारा साई इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा है, तो इसका साई स्टार क्या हो जाएगा, ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे प्लस आयोटा हो जाएगा। और अगर नहीं है तो साई अगर ए इंटू ई टू दी पावर एक्स है, तो साई स्टार भी हमारा ए इंटू ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ये आप अलग से नोट कर लेना। ठीक है, ये ऐसे दी जाएगी। ओके, अगर ये हमारा रियल वेव फंक्शन है तो पी इक्वल्स टू साई ऑफ आर इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दी जाएगी। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होता है। मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी बताया था, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकल में कैसे डिफरेंस करता है। ठीक है, so student, our next topic is probability density. Okay, now we will learn about the probability, what is the probability and the probability density. तो probability मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन probability density। ठीक है, ये probability density क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। probability of finding the particle, finding the particle, ठीक है, CLE at a particular position, particular position at time t is given by। ठीक है, ये ऐसे दी जाएगी E इज इक्वल्स टू J स्टार आर टी। अगर आर और टी के टर्म में है, टाइम का फंक्शन है तो ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है तो टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटू आई ऑफ आर इंटू टी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल्स टू, इसको अपन बोल देंगे पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, आपको एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पे कि सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई क्वांटम रीजन है, ठीक है, तो इसमें कोई पार्टिकल है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी जैसे कि इस पूरे रीजन में होगा, कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें इस रीजन में कोई पार्टिकल पता है, ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर हमें पता है कि जैसे यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये कोई पार्टिकल स्थित है, तो इसे या फिर यहाँ पे स्थित है या फिर सेंटर में स्थित है, तो इसको अपन बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अगर पूरे रीजन में पाई जाएगी वो तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन अगर हमें पता लगे कि इसके सेंटर ए है और वहाँ पे हमारा पार्टिकल है उस क्वांटम रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई यूनिट ऑफ वेव फंक्शन के बारे में हमने चर्चा नहीं करी, तो हम यहाँ पे देखते हैं
यूनिट ऑफ वेव फंक्शन। यूनिट ऑफ वेव फंक्शन क्या होगी, ठीक है। यूनिट ऑफ वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन हमारा इसका अगर पूरा ही देखें तो ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा, जाई स्टार आर इंटू टी सिट। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा आर टी इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर डायमेंशन। अब इसकी हमें डायमेंशन लिखनी है तो हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू 1/L हाफ, ठीक है। L अपना लेंथ है, लेंथ L फॉर लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर या जो भी है, ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आती है कि ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है। मैंने आपको ऑर्थोगोनल भी बताए थे कि दो मैट्रिक्स अगर हैं x1 ट्रांसपोज x2 इक्वल्स टू 0 आता है तो वो ऑर्थोगोनल हो जाती है, अगर 1 आता है तो वो ऑर्थोनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी वही खेल है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो मैट्रिक्स में है। यहाँ पे बताता हूँ आपको ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ठीक है। ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या हो जाएगी, सपोज इट ये हमारा ऑल स्पेस, ठीक है, -∞ टू +∞ ऑल स्पेस बोल सकते हैं आप, या फिर जिस भी स्पेस में कोई वेव फंक्शन हो, साई स्टार आर टी इंटू साई ऑफ, तो ये स्टार नहीं है यहाँ पे, आर टी इंटू डी टाउ, ठीक है। ये हमारा एन है और ये एम इक्वल्स टू डेल्टा एन एम, ठीक है। अगर हमारा ये डेल्टा एन एम 1 है, ठीक है, अगर ये हमारे बल की वैल्यू आ जाती है इसके बराबर, दैट इज अगर n बराबर m है तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अगर हमें डेल्टा एन एम 0 मिल जाता है तो इसे अपन बोलते हैं, और यहाँ पे 0 मिलता है दैट इज n इज नॉट इक्वल्स टू n, इसे अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनलाइजेशन। अगर ये इसको अपन करते हैं ऑल स्पेस साई n स्टार आर टी इंटू साई एम आर टी इंटू डी टाउ इक्वल्स टू 1 आता है, ये आता है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट पेज पे। और अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि साई एन और साई एम दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। तो इस कंडीशन में एन और एन दोनों बराबर नहीं होंगे, ऑर्थोगोनलाइजेशन, ऑर्थोगोनलाइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक टॉपिक और बता है कि अगर हमारे पास, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का लास्ट टॉपिक भी होगा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कोई ये हमारा कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास कोई क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है।
तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जाई ऑफ आर टी, ठीक है, ये हमेशा पोजीशन वेक्टर आता है, आप लिख लेना, ये समझ जाना, शुड बी फाइनाइट, ठीक है, हमें इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है शुड बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम जैसे कि किसी वेव फंक्शन में x बराबर 0 रखते हैं तो हमें y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं एक x, अगर x की वैल्यू 0 रखे हमें 3-4 वैल्यू मिल जाएगी, तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, सिंगल वैल्यूड नहीं होगा। तो ये इसका सिंगल वैल्यूड का मीनिंग हो गया, ठीक है। इसके मतलब ये होना चाहिए कि ये कंटिन्यूस भी होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूस, शुड बी कॉन्टीन्यूस का मतलब जैसे कि हमारा एक वेव फंक्शन है, अगर हमारा वेव फंक्शन ऐसे स्टार्ट होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस कैसे होगा, जैसे हमारा यहाँ पे चल रहा है, अगर ये कहीं भी ब्रेक हो गया तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, मतलब क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यूटी का मीनिंग आ गया, ओके। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि डेरिवेटिव भी इसका फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ जाई ऑफ आर टी शुड बी फाइनाइट और फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। इसका मतलब है अगर हम कोई वेव फंक्शन है ये फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो भी हमें ऐसा ही मिलना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब उसका डेरिवेटिव हमने 1 टाइम किया और x की वैल्यू रखी तो हमें y की वैल्यू 1 मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फाइनाइट भी होना चाहिए, मतलब कोई एक फाइनाइट रेंज में हो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, ये फिफ्थ होगा सॉरी, इसमें है इफ पोटेंशियल इज फाइनाइट, ठीक है। पोटेंशियल फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों होना चाहिए। चेक, तो आप चेक कर सकते हैं पोटेंशियल अगर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है जाई ऑफ आर टी मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल मीन्स होता है कि हम यहाँ से ले लें ऑल स्पेस, ठीक है। ऑल स्पेस इनफाइनाइट से फाइनाइट इसका कुछ ही मतलब नहीं होता है। ऑल स्पेस का मतलब होता है कि हमारा अगर इस रेंज में कोई वेव फंक्शन है, पार्टिकल है, तो इसी रेंज का हमें क्या लेनी है, रेंज। जैसे x बराबर a और x बराबर b, इन दोनों के बीच में वेव फंक्शन है तो हमारा ऑल स्पेस में रेंज आ जाएगी a to b, ठीक है। तो ये हमारा a to b हो जाएगा, ये हमारा ऑल स्पेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चाहे हमारा 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो या 100 से 2000 हो, ठीक है। साई स्टार आर टी इंटू जाई ऑफ आर टी इंटू डी टाउ, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये हमारी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये 1 हो या फिर क्या हो, फाइनाइट, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल, और मैंने आपको यहाँ भी बताया कि इसके पास कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 5 पॉइंट हो गए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा 6 नंबर का पॉइंट है वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइज का मैंने बताया था, नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि ऑल स्पेस
ऑल स्पेस जहाँ तक वेव फंक्शन पाया जाता है साई ऑफ आर टी साई ऑफ आर टी डी टाउ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, कुछ भी मान लो ऐसा होना चाहिए। आप अगर ऐसा करोगे और अगर वो 1 आता है, डी टाउ मतलब ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है 2D 3D के लिए, तो मैंने आपको बताया था 3D के लिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, वो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, मैं आपको बता भी दूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज पोजीशन में ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज। ठीक है, इसके बाद 7th नंबर की कंडीशन है वेव फंक्शन शुड बी वैनिश, मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। ठीक है, इनफाइनाइट बाउंड्रीज पे कैसा हो जाना चाहिए, जैसे कि हम मान लेते हैं साई इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स बराबर अगर देखते हैं इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा साई इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ तो ये जीरो हो गया, बट अगर हम एक्स बराबर माइनस इनफाइनाइट रख दें तो साई इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, और ये हमारी नॉट इक्वल्स टू जीरो होती है। दैट्स वाई ये हमारा क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। अगर हमारा जाई बराबर ऐसे आ जाए ए ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स इक्वल्स टू प्लस फाइव प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू जीरो होती है। दैट्स वाई दिस इज वैलिड और ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, दैट इज, तो आप नोट कर लेना। ओके, सारे के सारे मैं वैसे लिखा ही देता हूँ, यहाँ ये नोट कर लेना, बहुत इसेंशियल है। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर मैं आपको इसमें सब पॉइंट बना भी दूँ तो ये सब पॉइंट है फॉर बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू जीरो एट एक्स वाई जेड, ये सब इनफाइनाइट हो तो। ठीक है, इसके बाद अगर अनबाउंड स्टेट है फॉर अनबाउंड स्टेट, तो जाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट, कहाँ होगा इनफाइनाइट, एक्स वाई जेड अगर इनफाइनाइट होगा, इनकी वैल्यू रख दे तो हमारा साई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे साई की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट आ रही तो हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बाकी कल से पढ़ाएंगे, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके कम से कम 8 या 10 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करें श्रोडिंगर इक्वेशन को, कैसे अप्लाई करें, टाइम इंडिपेंडेंट क्या होती है, डिपेंडेंट क्या होती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे फाइंड किया जाता है, ऑर्थोगोनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वो ड्राग फंक्शन भी पढ़ाऊंगा कि डेल्टा ड्राग फंक्शन भी क्या होता है। ओके, तो आप यहाँ तक पढ़ के तैयार रहना कल, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस करते रहे। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, या जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा हो, IIT JEM जेस्ट नेट गेट TFR, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।